हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मई 2021 करंट अफेयर्स की सीरीज एक्चुअली एमसीक्यूज है, जिसमें हम पूरे महीने के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो भी पॉइंट्स बनते हैं या जो भी एमसीक्यू बनते हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने अप्रॉक्स 55 यानी कि 55 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ था। अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन से हम तो यहाँ से 100 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स 98 क्वेश्चन इसमें है टोटल। तो 98 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन होल ओवर आर्कटिक। ठीक है, कोविड के समय पे 2021 में अप्रैल महीना, आपको पता है अप्रैल में जून ये कोविड का समय था। तो इसमें इस समय में एक रिपोर्ट आई हुई थी। ठीक है, उस रिपोर्ट में ओजोन होल की बात की गई थी आर्कटिक के ऊपर। तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो बातें कही गई हैं तो वो आपके इस ऑप्शन में है। इट हैज रीच्ड अ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ अराउंड 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंचा हुआ है, ये बताना है। एंड रिसेंटली जर्मन एरोस्पेस सेंटर ऑब्जर्व्ड क्लोजर ऑफ ओजोन होल मेनली बिकॉज ऑफ reduced pollution level due to COVID-19 लॉकडाउन। तो इसमें जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे उसको हम जरा सा देख लेते हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ओजोन होल ओवर आर्कटिक हैज रीच्ड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके हिसाब से ऑप्शन वन इज द राइट। सेकेंड रिकमेंडेशन था कि यूरोपियन यूनियन कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस अनाउंस दैट अ होल इन आर्कटिक ओजोन लेयर हैज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये क्लोज तो हुआ है, लेकिन बताया किसने है? यहाँ पर लिखा गया जर्मन एरोस्पेस सेंटर, ये गलत हो गया। बताया किसने है? कैम्स ने बताया है। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज, ये जो ओजोन होल क्लोजर हुआ है या क्लोज हुआ है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ओजोन होल क्लोजिंग वाज बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड पोलर वॉर्टेक्स। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन बताया गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो पोल्यूशन कम हुआ उसकी वजह से ये बंद हुआ, तो ये रीजन भी गलत है। क्यों बंद हुआ? ड्यू टू पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स एक कंसेप्ट है ज्योग्राफी में, आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे जब भी आपका समय आएगा पोलर वर्टेक्स पढ़ने का। तो मेनली पोलर वर्टेक्स कुछ तरीके से इस तरीके से है कि जैसे आप ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन पढ़ते हैं, तो कुछ तरीके से उसी तरीके का ये पोलर रीजन में साइक्लोन होता है। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, उसी तरीके से पोलर रीजन में ये एक साइक्लोन तरह का है। मैकेनिज्म अलग है, डेफिनेटली उस तरीके का नहीं। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच बीच में रह रहे के कभी कभी न्यूज में रहता है पोलर वर्टेक्स। अब इसके रिपोर्ट में भी पोलर वर्टेक्स का यूज किया गया है, तो हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सके पोलर वर्टेक्स क्या होता है, तो मेक श्योर आप इसको पढ़ें। ठीक है, तो इसके हिसाब से फर्स्ट इज राइट ओनली, तो वन इज ओनली राइट। सेकंड क्वेश्चन 57th, consider the following statement about special 301 report. Okay, special 301 report. First is, it is released by WTO, indicating a country's level of trade protectionism. ठीक है, तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बातें चल रही थी, आप यूएसए वगैरह, यूएसए चाइना एक ट्रेड वॉर के अंडर में आए हुए थे। ठीक है, तो क्या ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा और ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को इंडिकेट करने के लिए रिपोर्ट लाया गया था? इंडिया हैज been recently lifted from the priority watch list under the report. ठीक है, देखिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि स्पेशल 301 रिपोर्ट ये यूएसए के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और यूएसए के द्वारा ये उन कंट्रीज का एक लिस्ट होता है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को या इससे रिलेटेड उनके यहाँ स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यूएसए को लगता है कि इन कंट्रीज में आईपीआर का वायोलेशन होता है, तो उन कंट्रीज को वो इस लिस्ट में रखता है। ओके, तो इस हिसाब से तो डब्ल्यूटीओ करता नहीं है, ये भी गलत हुआ। और इंडिया उस लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो लिफ्टेड फ्रॉम नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका डी जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन। ठीक है, दिस इज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इट इंडिकेट्स अबाउट द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ
US trading partners protection and enforcement of intellectual property rights. Okay, India along with other 8 other countries on the priority watch list for IP protection and enforcement. ओके, तो इंडिया और इसके इंडिया के अलावे 8 और कंट्रीज हैं जिनको इस लिस्ट में रखा गया है। तो ये रिपोर्ट है स्पेशल 301 रिपोर्ट, किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो याद रखिए, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ते नहीं है पेपर या फिर आप उसका नोट्स नहीं बनाते हैं। ये छोटे छोटे जो चीजें होती है आपके मैगजीन में भी, जो आप डिफरेंट कोचिंग्स के मैगजीन पढ़ते हैं उसमें कवर नहीं होता। ओके, तो फिर आपको लगता है कि यूपीएससी ने पता नहीं कहाँ से पूछ दिया। इस बार का जो 2021 में प्रीलिम्स में आया था, इस 2021 के प्रीलिम्स में करीब 12 से 15 ऐसे क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, जो हमारे करंट अफेयर्स के बुकलेट्स आए हुए थे। हम लोग जो आप बुकलेट्स देते हैं करंट अफेयर्स के, मेनली हम लोग कोर्स में देते हैं, जो हम लोग का जीएस का कोर्स और जीएस प्रीलिम्स मेंस का कोर्स होता है उसमें देते हैं हम लोग, ऐसे अलग से हम नहीं देते। ओके, तो उसमें से करीब 12 से 15 क्वेश्चन ए टू जेड आए हुए थे। तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके पेपर में रहते हैं ना, जिसको आप छोटा समझ के छोड़ देते हैं और बाकी के इंस्टीट्यूट भी उसको छोटा समझ के छोड़ देते हैं। यूपीसी ने बस वही पूछा है, तो आपको लगता है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो आपके जो नॉर्मल रोज पेपर आता है उसमें वो, और उसमें वो था, ठीक है। चलिए 58 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड एन अनमैन्ड मॉड्यूल नेम्ड हार्मनी ऑफ द हेवंस एज पार्ट्स ऑफ इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना का एक मिशन है जिसके तहत चाइना क्या करना चाहता है कि अपने कुछ क्रूज को एक परमानेंट स्पेस स्टेशन पर कुछ एक ऐसा केबिन बनाना चाहता है, ओके, जहां पर वो लोग रह के वहां पे काम कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके का एक इनिशिएटिव है जो चाइना के द्वारा लिया गया है, जिसका नाम है हार्मनी ऑफ द हेवंस, ठीक है। सो द राइट आंसर इज चाइना, ओके, चाइना। वैसे इसका चाइनीज नाम तियानहे है और इंग्लिश में इसको हार्मनी ऑफ द हेवंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, हार्मनी ऑफ द हेवंस नाम से भी याद रखना है और तियाने नाम से भी याद रखना है आपको, ठीक है। जो कि इन्होंने जो रॉकेट का यूज किया था, वो रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, जो कि चाइना का लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चाइना टारगेट कर रहा है कि परमानेंट स्पेस स्टेशन जो है वहां पर 3 क्रूज को, लोगों को वहां पर रखा जा सके, कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ 2022, ठीक है। सो इट इज नॉट मोर, इसमें जो आपको जनरली याद रखना है, इस मिशन का नाम क्या है? तियाने और हार्मनी ऑफ हेवंस। रॉकेट का यूज किया गया लॉन्ग मार्च 5B और चाइना के द्वारा ये किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग्स होती है उसके लिए सेफ्टी मेजर्स का ये कोड बनाता हो, सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस देता हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इतना तो आप समझ सकते हैं। तो इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हो सकता है आपको पता ना हो उसके बारे में, आगे चलते हैं। द कोड will not be applicable to the Union Territory of Lakshadweep and Andaman and Nicobar। क्यों नहीं वहां पर होगा? बाकी जगहों पे होगा, वहां पे क्यों नहीं होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। अंडर द कोड हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड अंडर द हजार्डस एक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब इसका हम नेशनल बिल्डिंग कोड का कुछ मेन पॉइंट्स है वो देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 guidelines of regulating the building construction activities across the country, ठीक है। across the country यानी कि पूरे कंट्री में इसके जो गाइडलाइंस होते हैं वो अप्लाई होते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी तो गलत हो गया, जिसमें ये कह रहा था कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एप्लीकेशन नहीं है। मॉडल कोड फॉर ऑल एजेंसी इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वर्क बी, चाहे PWD के डिपार्टमेंट हो एंड अदर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, ओके। तो जितने भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, उन सभी को इसको मानना पड़ता है,
ओके, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। तो ऑप्शन 1 सही हो गया, दो गलत है तो आराम से आप ये दोनों हटा सकते हैं, तो वैसे भी आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार थर्ड के बारे में भी वैसे भी हमें जानना चाहिए। चलिए, इसके अंडर में फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल फायर्स जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय NBC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड। ओके, तो इस कोड के पार्ट नंबर 4 में आपको फायर और सेफ्टी मेजर्स के बारे में बातें की गई है। जहां तक हॉस्पिटल की बात है तो ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में आता है, ये हजार्डस कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है जरा ये हम देखते हैं। क्लासिफाइड बाय नेचर ऑफ यूज, जैसे कि रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली जैसे कि सिनेमा या ऑडिटोरियम होते हैं, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज एंड हजार्डस। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज होते हैं जो इस कोड के द्वारा उसको बनाया गया है। तो हॉस्पिटल आपको किसके अंडर में आता है? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंडर में आता है, ये हजार्डस के अंडर में नहीं आता। वैसे भी तीसरा अगर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि तीसरा एक ऐसा टर्म है, तीसरा जो ऑप्शन है कि आपको एकदम एग्जैक्ट इस कोड के बारे में जानकारी एकदम अंदर हो तभी आप उसको बता सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी अगर तीसरे के बारे में आपको जानकारी नहीं भी है, फिर भी 1 और 2 के बारे में जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल ऑप्शन है कोड से रिलेटेड, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये जो कोड होता है ये रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, इसेंशियल नहीं होता है। जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपने यहाँ रूल बना के इसको मैंडेटरी बनाती है। ठीक है, समझना है कि नेशनल बिल्डिंग कोड के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, ये रिकमेंडरी डॉक्यूमेंट है, ये रिकमेंड करता है। तो उसके बेसिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं अपने यहाँ लॉ बना के इसको मैंडेटरी बनाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 60 विद रिस्पेक्ट टू वुड स्नेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले तो हर 2 दिन तीसरे दिन द हिंदू वाले कोई ना कोई स्पीसीज खोजते रहते हैं, इनको भले किसी को मिले या ना मिले, इनको कोई ना कोई स्पीसीज मिल जाती है। तो उसी में एक है वुड स्नेक्स। ठीक है, यानी कि लकड़ी में रहने वाला एक स्नेक है ये। ठीक है, दे आर हार्मलेस, बिल्कुल, सब fossil and often found while digging soil in the farms and under the logs in the Western Ghats forest। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट है वहां पे लकड़ियों के अंदर में रहते हैं, या फिर मिट्टी को थोड़ा सा वो कीजिएगा, खुदाई कर दीजिएगा तो नीचे से भी निकल आएंगे। ओके, तो ये कॉमनली फाउंड स्पीसीज होते हैं जिनको वुड स्नेक्स कहा गया है, क्योंकि लकड़ियों के अंदर पाए जाते हैं या नीचे पाए जाते हैं, छिपे रहते हैं, तो दैट। ठीक है, हार्मलेस है तो होते हैं ये। दे फीड ऑन अर्थवर्म्स एंड पॉसिबली अदर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये भी सही है, और इनका भोजन होता है अर्थवर्म या बाकी के जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ऊपर ये होते हैं। तो इससे ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। एक बार इनके बारे में और डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन है, तो इसलिए इनका पूरा देखना जरूरी है। चलिए, वुड स्नेक्स जिस कैटेगरी से आते हैं उसको कहते हैं हम जेलोफिस दीपकी। एक्चुअली दीपकी ये दीपक नाम है, ठीक है, जिनका नाम है दीपक वीरप्पन। तो दीपक वीरप्पन ने इसको डिस्कवर किया हुआ था, दैट्स वाई इसका नाम इनके नाम पर पड़ गया। ठीक है, तो जेलोफिस दीपकी ये जो होते हैं 20 सेंटीमीटर लेंथ के आसपास इनकी लेंथ होती है। दे आर इंडेमिक टू तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि कहाँ की इंडेमिक है, ये ऑप्शंस रहते हैं यूपीएससी में, तो मेक श्योर ऑफ दैट। Endemic to Tamil Nadu has been sighted in a few locations in the southern states of Western Ghats। ओके, तमिलनाडु के एंडेमिक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और जगहों पर इनको देखा गया है। तो दीपक वीरप्पन के नाम पर इनका नाम रखा गया। ठीक है, तो जाइलोफिस ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये हार्मलेस होते हैं, सब फोसिडियल होते हैं, फाउंड डिगिंग इन द सॉइल्स अंडर द लॉग्स in Western Ghats, feed on earthworm and possibly other invertebrates. Their close relatives are found in Northeast India and Southeast Asia and are known as B. arboreal। ठीक है, इनको बोरियल के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, यूपीएससी पूछती है फैक्ट्स से, खास करके स्पीसीज से, हर साल स्पीसीज से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। चलिए, बहुत सा सीधा सा क्वेश्चन है आपके मैप से कि इसमें बताना है कि कौन सा लोकेशन या जो है वो आपको सिक्किम में नहीं पड़ता है। ठीक है, नाथुला पड़ता है, मैंने सुना हुआ है, ये पास है ना नाथुला पास, देखिएगा मैप में। गुरुदोंगमार लेक ये आपको नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है,
गुरुदुमार लेक, ये आपको नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है। हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन अगर आप घूमने में बिलोंग करते हैं तो अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं ट्रैवल के, तो वहां पर भी आपको गुरुदुमार लेक के बारे में मिल जाएगा। एक और दो तो है वहां पर। इसके अलावा माउंट ये कांचनजुंगा भी है। ओके, तो दो चीज तो क्लियर है, ये तो आपको पता होना चाहिए और तीसरा भी पता होना चाहिए। तो एक और तीन जो होगा वो गलत हो जाएगा जिसमें भी होगा। तो तीन इसमें है तो ये भी गलत, नन ऑफ द अबव का बता नहीं सकते अभी हम। ठीक है, दूसरा के बारे में हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन दूसरा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलता है। ओके, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के आसपास का एरिया, ये वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन 4 है ये गलत है, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलता है। सो द ई इज द राइट ऑप्शन। जल्दापारा is situated in the foothills of ईस्टर्न हिमालय इज अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार नामक डिस्ट्रिक्ट में ये। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 was released recently by which of the organization? सीधा सा जवाब है एशियन डेवलपमेंट लिखा हुआ है, तो ऐसे भी आप गेस करके एशियन डेवलपमेंट बैंक तो आप लगा ही सकते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिस इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इस आउटलुक में कहा क्या गया है, ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, बट दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरीके बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बुल बच्चन वाली चीजें हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये किसने पब्लिश किया, ये आपको याद रखना, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का। चलिए नेक्स्ट, लोकबोमार फेस्टिवल समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एनुअली सेलिब्रेटेड इन, इसका सही आंसर होगा वैसे इजराइल। ओके, सो बट इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लोकबोमार फेस्टिवल होता क्या है। चलिए, इट इज एन एनुअल जेविश फेस्टिवल ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एवरी मंथ ऑफ अय्यार। ठीक है, एवरी मंथ जो उनका मंथ होता है, जेविश का मंथ है ये, तो उनका जो एनुअल फंक्शन होता है इसको हम लोकबोमार फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, ये टोटल 49 डेज का फेस्टिवल होता है, जिसमें से इन 49 डेज में जो 33वां दिन होता है, 33rd डे होता है, ओके, उसी दिन आपको ये फेस्टिवल मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 49 डेज का होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जेविस है, एनुअल है, एवरी मंथ में मनाया जाता है, 49 डेज का होता है, 33rd डे को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अदरवाइज is the only day during the 49 day period when celebration is permitted। अदरवाइज पूरे 49 डेज में और कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, इकलौता ये 33rd डे को ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिस दिन ये परमिटेड होता है फेस्टिवल को मनाना। ठीक है, hence it is common for Jews to schedule wedding on this day every year। हर साल वेडिंग वगैरह जैसे होता है ना, जैसे हमारे इंडिया में होता है, एक समय होता है जब शादियां स्टार्ट होती हैं या शादियों के लगन वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो कुछ उसी तरीके का वहां पर भी होता है। नेक्स्ट, which of the following statements is are incorrect with respect to network of greening the financial system? ठीक है, greening the financial system, it is launched in Paris One Planet Summit in 2017 that includes central banks and financial supervisors। ठीक है, ये कह रहा है क्या फाइंड करने के लिए इनकरेक्ट, ये ऑप्शन आपका सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एनजीएफसी टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टुवर्ड द सस्टेनेबल इकोनॉमी। जब सेंट्रल बैंक्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं तो आरबीआई तो होगा ही, इंडिया आरबीआई तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड। तो इस हिसाब से दोनों सही है, लेकिन आपको बताना है इनकरेक्ट। तो उस हिसाब से जो नाइदर वन एंड नॉट टू होगा, ये आपका सही ऑप्शन। ठीक है, यानी कि दोनों सही है। इसके बारे में और अगर आप देखें, आप नेटवर्क ऑफ गवर्निंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो सेंट्रल बैंक्स और जो बाकी के फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स होते हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। आरबीआई इसका एक मेंबर है। इसको 2017 में वन प्लैनेट समिट जो पेरिस में हुआ था, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। ओके,
इसका काम क्या है? इट सीक्स टू मोबिलाइज मेन स्टेट फाइनेंस टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल इकोनॉमी। ओके, एंड सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड बाय द बैंक डी फ्रांस। तो ये पेरिस में किया गया था। तो ये कुछ 4-5 इसके फैक्ट्स हैं। अगेन इस तरीके के फैक्ट्स आते हैं यूपीएससी में, तो आपको याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to consolidated sinking fund. Consolidated sinking fund, ये टर्म आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी रहा था। ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता क्या है? ये फंड जो होता है, ये पहली चीज आरबीआई के पास में होता है, ठीक है। और ये स्टेट का फंड होता है। स्टेट जो बोरो करते हैं, उधार लेते हैं किसी से, तो उनका कुछ हिस्सा उन स्टेट्स को इस फंड में रखना होता है, और इस फंड को मैनेज करता है आरबीआई, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इकोनॉमी का। ओके, या 2021 में आया नहीं तो हो सकता है 2022 में आए, क्योंकि कोविड के टाइम पर इसका काफी यूज हुआ था। सरकारें कह रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि उनके पास उन्होंने जो कंसोलिडेटेड फंड में, सिंकिंग फंड में पैसा रखा वो उसका यूज कर पाए कोविड के समय पे, या फिर ज्यादा वो बोरो कर पाए, तो इस वजह से ये फंड न्यूज में रहा था। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी 2-2.5 साल पुराने करंट अफेयर्स में पूछती है। The fund should be maintained outside the consolidated fund of state and the public account। ये सही बात है। ये जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, जिसका बजट में आपको मेंशन मिलता है, उससे रिलेटेड नहीं है। दिस इज द सम डिफरेंट थिंग। तो वन इज राइट। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ लोन। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल लोन चुकाने के लिए ही इनका यूज किया जा सकता है, उसके अलावा किसी भी चीज और भी यूज नहीं हो सकता। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रिस्पेक्टिव स्टेट ट्रेजरीज। नहीं, ये थर्ड है, ये गलत है। ये आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो थर्ड इज रॉन्ग, 1 और 2 इज राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में और लिखा गया है यहाँ पर कि इसको सेटअप किया गया था 99-2000 में आरबीआई के द्वारा टू मीट द रिडम्पशन ऑफ मार्केट लोन्स ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो लोन्स लेती है, उस लोन का करीब 1 to 3% उनको इस फंड में रखना पड़ता है, ठीक है। इसे मैनेज किया जाता है आरबीआई का जो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है, आरबीआई नागपुर द्वारा इसको मेंटेन करते हैं। सो दिस इज एक्ट लाइक बफर फॉर रिपेमेंट ऑफ देयर लायबिलिटीज, यानी कि लोन्स को। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ हर साल न्यूज में रहता है। आप सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो नाउ अब राइट टू स्पीच उतना सही नहीं रह गया। अब फंडामेंटल राइट्स धीरे धीरे डाइल्यूट हो गए। और बेसिकली इट इज नॉट कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, आप किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर उसकी सरकार है तो आप पर सेडिशन चार्ज लगाया जाए। तो अब ये पॉलिटिकल इंस्पायर्ड होता है। खैर, वो हम उसमें नहीं जाएंगे। बेसिकली होता क्या है उसको हम देखते हैं। This law was inserted into the section 124A of the Indian Penal Code 1870 by the British. Okay, and Lal Lajpat Rai was the first freedom fighter to get prosecuted under this law in 1919. पहला सेक्शन तो देखिए सही है, लेकिन दूसरा गलत है। फर्स्ट इज द राइट बट सेकंड इज द रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको सेडिशन लॉ के तहत किया गया था, प्रोसिक्यूट किया गया था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक was the first person to prosecute under the law in 1897। तो सेकंड गलत है, पहला आपका सही होगा, ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में ये लाया गया था, बाद में इंडिया में भी इसे आपको 124A जो होता है सेक्शन का आईपीसी में, उसमें इसको इंसर्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो सेक्शन तो ऑप्शन 1 सही है, तो ये आपका सही होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स भी आए हैं इसके रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके वैलिडिटी को सही ठहरा है, क्योंकि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, बट इनका यूज जो हो काफी रेयर केस में होना चाहिए, बट उसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे। व्हाट इज द फॉलोइंग पर्पस ऑफ नासा's ग्रेस मिशन? अगे नासा के ग्रेस मिशन है, इसका पर्पस क्या है? इसका जो पर्पस है, मैपिंग द वेरिएशंस इन द अर्थ ग्रेविटी। मैपिंग द वेरिएशंस इन
द अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी में जो वेरिएशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, कहां पर किस तरीके की ग्रेविटी देखने को मिलती है, उसकी इंटेंसिटी किस तरीके की होती है, ये सारा मेजर करने का काम नासा के ग्रेस मिशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द सेकेंड मिशन अंडर द नासा अर्थ सिस्टम साइंस पाथ फाइंडर, जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। तो उसके अंडर में ये कौन सा मिशन है, सेकंड मिशन है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अंडर में पथ फाइंडर इनका एक मिशन था, उसके अंडर में इसको लॉन्च किया गया। पार्टनरशिप है इसमें नासा और जर्मनी के बीच में, यानी कि नासा जो कि यूएसए का हो गया और जर्मनी का जो हो गया आपको डाइचे डाइचे करके, और फ्रोचिंग गेंसल्टाट, बहुत उल्टा सीधा इनका नाम है। तो खैर उतना आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि नासा और जर्मनी के बीच में इनका हुआ था पार्टनरशिप है। ठीक है, अब इनके नाम होते हैं ना, ये हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख सकते, ये अपनी लैंग्वेज में नाम लिख देंगे ताकि आप पढ़ ना पाए। चलिए, मेनली इसका काम क्या है, मेनली इसका काम है कि जो वेरिएशंस होते हैं अर्थ ग्रेविटी में ओवर इट्स 5 ईयर लाइफ टर्म, यानी कि इस जो मिशन है इसका 5 साल का काम है। तो 5 साल के काम में ये अपना ये अर्थ ग्रेविटी के वेरिएशंस को मैप करने का काम करेगा। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी चेंज होती है ड्यू टू सरफेस एंड डीप currents in oceans, due to runoff and groundwater storage on land masses, exchange between the ice sheets and glaciers and oceans, and also the variations of mass within the earth. अगेन इसको पीडीएफ में टेलीग्राम में रख दूंगा, आप वहां पे पढ़िएगा आराम से, घर में एक दो बार थोड़ा देख लीजिएगा इसको, और बाय हार्ट नहीं करना है, कम से कम दिमाग में रहेगा, तो अगर ऑप्शन आता है एग्जाम में तो स्ट्राइक करेगा, ब्लैंक आप नहीं रहिएगा। सूत्रा मॉडल, सूत्रा मॉडल के बारे में क्या है, इट इज अ मॉडल ऑफ सेचुरेटेड unsaturated variable density groundwater flow with solute or energy transport. It has been used to stimulate the effects of saltwater intrusion, contamination या contaminant transport and thermal. ठीक है, ये सूत्रा मॉडल है। सूत्रा मॉडल को लॉन्च किया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। फर्स्ट लॉन्च इन 1984, एक 3D मॉडल है ये, जो कि ग्राउंड 3D मॉडल, आपको ग्राउंड वाटर जो है उसको मॉडल करने के लिए, उसका मैप बनाने के लिए इस मॉडल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सूत्रा का जो फुल फॉर्म होता है, दिस इज द सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सूत्रा का फुल फॉर्म इज सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ट्रांसपोर्ट, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इट स्टिमुलेट्स फ्लूइड मूवमेंट एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ आइदर एनर्जी और डिसॉल्व सब्सटेंस। जैसे कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसमें जो सब्सटेंस घुले हुए हैं, डिसॉल्व है, या फिर जो एनर्जी है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये मूवमेंट होता है। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस कंप्यूटर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। It employs a weight grid that is based on finite element and integrated finite difference hybrid method framework. तो अगेन ये सूत्रा मॉडल न्यूज में रहा था कोविड-19 के समय, कि कोविड-19 में जो केसेस आ रहे हैं उनको किस तरीके से एक चार्ट पर दिखाया जाए, इसके लिए सूत्रा मॉडल का वहां पर यूज किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा था कि साइंटिस्ट थोड़ा सा ये देखें कि सूत्रा मॉडल का यूज करके कोविड-19 के केसेस को चार्ट पर किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो मेनली वो अलग मैटर, ये नहीं पूछा जाएगा कोविड-19, जस्ट याद ये पता रखिए कि सूत्रा मॉडल होता क्या है। प्रयास इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये प्रयास जो कि ईपीएफओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में पड़ता है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। मेनली प्रयास लाया किस लिए गया था, टू डिस्पर्स द पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑन द वेरी डे ऑफ रिटायरमेंट एंड सुपरन्यूएशन, यानी कि आप रिटायर हो गए या किसी वजह से आपने वीआरएस वगैरह जो भी ले लिया, ओके, तो आपका जो पेंशन पेमेंट है उसको एकदम जल्द से जल्द या फिर उसी दिन या फिर एकदम जल्द से जल्द आपके पेंशन पेमेंट को
डिस्पर्स किया जा सके, आपको मिले, इसके लिए ये इनिशिएटिव ईपीएफओ के द्वारा लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ के मिनिस्ट्री का नाम भी पूछे, तो ईपीएफओ आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एन नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। तो नाम ही ऐसा है कि कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें या उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया जाएगा, ऐसा नाम से कुछ लग रहा है, ठीक है। It will look at harnessing and leveraging niche frontier technology available with a central scientific department and institutions। तो नाम ही स्पष्ट करेगा कि ये पहला ऑप्शन आपका एकदम कॉमन ऑप्शन है, और आपका ऑप्शन भी देखिए कि एक तो सभी में है, ओके, तो पहला सही हो जाएगा। नाउ इट्स हेडक्वार्टर एट गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम, और इट इज ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कैची है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी होगा, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी 1 एंड 3 सही होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर गुवाहाटी आसाम में नहीं है, ये है मेघालय, ठीक है। मेघालय का जो शिलोंग है, दिस इज शिलोंग, यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर को बनाया गया है। सो दिस इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इन शिलोंग एंड मेघालय। तो नई टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने के लिए, यूज करने के लिए इसी तरीके का यूज इसको किया जाएगा, जिसको वहां पर वाटर सेड मैनेजमेंट, टेलीमेडिसिन, हॉर्टिकल्चर एंड डिफरेंट लोकल प्रोडक्ट सोर्सेज एंड जो स्किल डेवलपमेंट्स है उनको करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द, ठीक है। तो इस अब ये न्यूज में क्यों रहा, नेक्टार जो है न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि उस समय एक न्यूज आया था मोरिन योगा मैट का, ठीक है। मोरिन योगा मैट को इसी प्रोग्राम के अंडर में डेवलप किया गया था। तो ये जो मोरिन योगा मैट है, अब ये है क्या, इट वॉज नेम्ड आफ्टर कामसोराई, यानी कि पर्पल मोरेन। पर्पल मोरेन क्या है, इट इज अ रेसिडेंट बर्ड ऑफ दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपके लिए दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यूपीएससी ऐसे ही पूछती है, घुस घुस के पूछती है। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बर्ड पाया जाता है जिसका नाम है पर्पल मोरेन, ठीक है, जिसको वहां पर कामसोराई कहा जाता है। तो उसी के नाम पर इसको मोरिन योगा मैट का नाम दिया गया, ठीक है। ये क्या है कि ये मैट जो होता है, ये एक कॉटन कैनवास में आता है, कैनवास यानी कि एक इन्वेलप है, इन्वेलप या बैग में आता है, जिसमें कोई जिप या कोई मेटल क्लोजर नहीं होता है। जैसे मेटल जिप भी जो होता है ना, जनरली चेन वगैरह बनाए जाते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, ये सब भी वहां पर नहीं होते हैं। The bag is adjustable strap and closure effectively designed to be synchronized with the biodegradability, ठीक है। तो मरीन योगा मैट आपके ये होगा। अब दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीपोर बिल लेक की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अब ये दीपोर बिल लेक क्या, इसके बारे में स्टेटमेंट। इट इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक, ओके, फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, सही बात है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की फॉर्मर चैनल हुआ करती थी, यानी कि उसी से कट के ये बना हुआ है। It is the only wetland in Asia, sorry, Assam, designed as the site of importance under Ramsar Convention on wetland। ये भी सही है, रामसर कन्वेंशन के अंडर में ये इकलौता असम का वेटलैंड है जिसको डेजिग्नेट किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये असम का एक ही वेटलैंड नहीं है, लेकिन असम में रामसर कन्वेंशन के अंडर में ये इकलौता वेटलैंड है जिसको डेजिग्नेट किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जितना बातें यहाँ पर दो ऑप्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र से बिलोंग करता है, ये आसाम में है, ओके, दैट्स। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली अडॉप्टेड रोड मैप 2030 टू इलेवेट बायलैटरल टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया ने किस कंट्री के साथ टाई अप किया है, ओके, ताकि वो बायलैटरल टाइज को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहता है। तो इसके लिए दोनों कंट्री ने मिलकर एक रोड मैप तैयार किया है, दिस रोड मैप 20, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन,
यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर इंडिया ने रोड मैप 2030 का लाया है। इस 2030 तक पीपल कंटेक्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शंस एंड हेल्थ प्रॉप्स, एवरी एस्पेक्ट में यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया पार्टिसिपेट करे। यूनाइटेड किंगडम आपको पता है ब्रेग्जिट के बाद ये यूं से बाहर निकल चुका है, अब इसलिए यूके के साथ अब अलग से यहाँ पर पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। टारगेट ऑफ मोर देन डबलिंग द बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, जितना भी ट्रेड है इसे में डबल, मोर देन डबल करना है 2030 तक। एंड ऑल्सो नेगोशिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस एफटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फॉर डिलीवरिंग अर्ली गेन्स। ठीक है, इसके अंडर में एक इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप भी है। तो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत यहाँ पर क्या होगा कि न्यू और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं इंक्लूडिंग डिजिटल और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड अदर वर्क्स ऑन सप्लाई चेन रिजिलेंस। तो ये आपको मैरीटाइम, काउंटर टेररिज्म, साइबर स्पेस डोमेन, इन सब में भी इसका यूज किया जाएगा। तो खैर ये तो आपको जनरल टर्म्स हो गए, बट ये याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप किसके साथ किया गया है, इंडिया और यूके के बीच में। बाकी 2030 रोड मैप याद रखना। United States of America has recently approved a major solar energy project in California desert. ठीक है, reason which of the following deserts are not part of California desert। अब बताना है कि ये जो है 5 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से कौन से जो डेजर्ट है वो कैलिफोर्निया डेजर्ट में नहीं पड़ते हैं। तो अगेन जाइएगा, मैप देखिएगा कुछ इस तरीके का, तो ये कैलिफोर्निया रीजन है, ये आपको कैलिफोर्निया रीजन, डेजर्ट का रीजन पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। तो इसमें कौन इसका पार्ट नहीं है, मोजावे पार्ट है। देखिएगा वहां पर लिखा होगा आपको मोजावे डेजर्ट, ऐसे मैप में देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका यूएसए का मैप। ठीक है, वहीं बगल में आपको कोलोराडो मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं बगल में आपको द ग्रेट बेसिन डेजर्ट मिल जाएगा। ओके, तो 1 3 5 2 4 नहीं है, तो 2 4 ये हो जाएगा जो कि कैलिफोर्निया डेजर्ट में नहीं पाए जाते हैं। सोनोरान यूएसए में ही है। चिहुआ हुआ डेजर्ट की बात करें तो चिहुआ हुआ इज अ प्लेस इन मैक्सिको। ठीक है, चिहुआ हुआ इज अ प्लेस इन मैक्सिको एंड इट्स द वर्ल्ड फेमस प्लेस फॉर सिल्वर माइनिंग। चिहुआ हुआ is a place in Mexico and it is one of the most world famous place for silver mining। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 2 और 4 सोनोरान और चिहुआ हुआ, ये आपको कैलिफोर्निया डेजर्ट में नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पुतुल नाच या पुतुल नाच, या जिसको पुतुल नाच भी कहते हैं। पुतुल मतलब वो होता है ना, कठपुतली होती है, कठपुतली की जो नाच होती है, दिस इज पुतुल। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। इट इज अ फोक म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। पहले तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं मनाया जाता। दूसरी चीज, ये डांस होता है लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली द फोक म्यूजिक। ओके, सो ऑप्शन 1 ये गलत हो जाएगा। इन लोअर आसाम फॉर्म इज known as this, मतलब पुतुल नाच is known as पुतला भौरिया and influenced by the popular folk form भौरिया। ठीक है, तो लोअर आसाम जो है यानी कि साउदर्न आसाम, साउदर्न आसाम में एक फोक फॉर्म है जिसको भौरिया कहते हैं। तो भौरिया का ही इन्फ्लुएंस आपको इस पुतुल नाच पर भी मिलता है, तो इस वजह से साउथ आसाम में इसको पुतुल भौरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 2 जो है ये सही है। आपको बताना है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट। ठीक है, दिस इज पुतुल नाच के बारे में और भी चीजें हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ओके, थिएटिकल, ये आपको थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ असम, ये स्ट्रिंग पपेट्री से बिलोंग करता है। पपेट्री कई तरीके की होती है, स्ट्रिंग होती है, रॉड वाली होती है। ओके, तो ये स्ट्रिंग पपेट्री से बिलोंग करती है, जिसको पुतुल नाच कहते हैं या फिर जिसको पुतुलु भावना भी कहा जाता है, जो भावना थिएटर से बिलोंग करती है। पुतुल नाच से फेमस वाले जो एरिया है वो वेस्टर्न असम है, फिर नॉर्दर्न असम में
उसके बाद माजुली आइलैंड में पड़ते हैं, बट ये इतना ही आपको याद नहीं रखना है कि एग्जैक्टली कौन कौन से एरिया है असम में, बट असम आप याद रखिए। लोअर असम में इसको पुतुल भावरिया के नाम से भी जाना जाता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉपुलर फोक फॉर्म ऑफ भावरिया। ठीक है। बाकी अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, एकदम उतना एग्जैक्टली आपको घुस के नहीं याद रखना है, बट जो जनरल चीजें हैं कि एग्जैक्टली पुतुलाच है कहाँ, ओके, किससे रिलेटेड है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये कुछ चीजें, दो तीन चीजें हैं ना, ये आपको याद रखना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल थिंग्स। अब एकदम घुस के आपको याद नहीं रखना, बट नॉर्मल चीजें। Next, consider the following statement with respect to the application program interface API। अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, खास करके आईटी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आपको एपीआई पता होगा। एपीआई एक्चुअली ये क्या होते हैं, उस तरीके के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज करके आप दूसरे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है। So an API is an interface that can be used to program software that interacts with an existing application. सही जवाब। Only government and its allied institution can make use of open API for developing digital solutions। ऐसा नहीं है, अगर वो ओपन एपीआई है तो वो सबके लिए ओपन है, वो सबके लिए ओपन सोर्स है, सभी बना सकते हैं, केवल गवर्नमेंट और उसके अलाइड इंस्टीट्यूशन थोड़ी नहीं बना सकते हैं, आपके और हमारे जैसे लोग भी बना सकते हैं उसका यूज करके। ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, ओपन एपीआई है तो फिर ओपन एपीआई का मतलब क्या होगा, जब कोई पर्टिकुलर आदमी बना सकता है, तो ये आपका जो होगा सही हो जाएगा। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करेंगे। ठीक है। जो मैंने बताया वही यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई, लेकिन जो मैंने बताया बस उतना भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। रिस्पेक्ट टू पोलर वॉन्डरिंग, चलिए भाई, ज्योग्राफी की एक और ये टॉपिक है। जब आप ज्योग्राफी में आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, जियो मैग्नेटिज्म यानी अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और फील्ड पढ़ते हैं, तब उस टॉपिक में आप पढ़िएगा पोलर वॉन्डरिंग, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर उसके अलावा जो पोल्स है वो माइग्रेट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उनका माइग्रेशन हो रहा है, ये उसमें आप पढ़ते हैं। तो बताना है कौन सा करेक्ट है। इट मीन्स माइग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ओवर अर्थ सरफेस थ्रू जियोलॉजिकल टाइम्स। ठीक है। यानी कि मैग्नेट जो मैग्नेटिक पोल्स है उनका माइग्रेशन होता है, तो अभी तक जियोलॉजिकल टाइम में कई बार ये माइग्रेशन हो चुका है। ओके। ट्रू polar wandering represent the shift in geographical poles relative to the earth surface, okay, after accounting for the motion of the tectonic plates। ये भी आपका सही होगा, यानी कि मेनली आप देखेंगे कि ये जो पोल्स का शिफ्टिंग होता है ये क्यों होता है, मेनली ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी शिफ्ट करती है, एंड दैट्स व्हाई द पोल्स विल बी, और मैग्नेटिक पोल्स जो होंगे वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे 90 डिग्री है वो सबके दूसरे जगह चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, यानी कि मैग्नेटिक पोल्स दूसरी चीजें होती हैं जो आप नॉर्मली अर्थ पर 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ पढ़ते हैं ना, दिस इज नॉट द मैग्नेटिक पोल्स। इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल पोल, दिस आर जियोग्राफिकल पोल्स, या फिर इसको ट्रू पोल्स भी कहा जाता है। ठीक है। जो जनरली आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल पोल्स और ट्रू पोल्स, दिस आर नॉट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स इनसे थोड़ा सा हट के होता है। ठीक है। ये टॉपिक है हालत जियो मैग्नेटिज्म, आपने उसमें पढ़ा। चलिए, हाँ तो मैंने इसका बताया ना, हाँ, सी ए एन बी दोनों आपका सही है। ठीक है। तो मैंने जो बताई ये सारी चीजें यहाँ पर आगे, तो खास ये आप जीएस पेपर में भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। R21 matrix in vaccine has a high efficacy against the following diseases। किसी डिजीज, कौन से डिजीज के अगेंस्ट इस वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा है, तो पहले तो ये मलेरिया से बिलोंग करने वाली डिजीज है। आप इसको ये आप मतलब वैक्सीन इसको याद रखना है, क्या नाम है, R21 मैट्रिक एम, जो कि मलेरिया से रिलेटेड है। ओके। तो इसका भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, फेज 2 भी क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें इसकी एफिकेसी 77% आई है। ओके। इट इज द प्रीवियस वर्जन जो है इसका था RTS एस,
इसका प्रीवियस वर्जन था RTS, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वर्जन है ये, जिसको हम R21 या फिर मैट्रिक्स M कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एफिकेसी कितनी है क्या नहीं है, दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट, बस यही याद रखना है कि प्रीवियस वर्जन RTS था, ये R21 है, मैट्रिक्स M इससे बिलोंग करता है, ये तो भाई मलेरिया के लिए ये है, ठीक है। वैक्सीन, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए IGST के बारे में है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर पॉलिटी। इट इज लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्न्ड बाय द IGST एक्ट। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन आपको बताना है इनकरेक्ट, लेकिन ये सही है, ठीक है। तो IGST उस पर लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, उस पर IGST लगता है। IGST it is shared by the state government and central government at per the rate fixed by the authorities। तो आपको पता है ना, जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल ये रेट डिसाइड करती है कि कितना स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा इसमें से और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको पता करना है इनकरेक्ट, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा आपका वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर IGST के बारे में और भी सारी चीजें लिखी गई है, दिस इज अंडर द GST। IGST एक्ट 2016 के अंडर में आता है, ठीक है। वैसे 50-50% जो IGST होती है ना, IGST का कलेक्शन जो होता है, इसमें से सेंटर के पास 15% जाता, 50% और स्टेट के पास 50% जाता है, तो दोनों लोगों को बराबर बराबर दिया जाता है इसमें से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ID-ART ऐप। ID-ART ऐप करेक्ट बताना है। द ऐप इनकॉर्पोरेट्स, सीधा हमको अब आंसर पे चलते हैं, इधर हमको पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है। IDF होता क्या है? द ऐप विल हेल्प आइडेंटिफाई स्टोलन कल्चरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कोई टेम्पल से मूर्तियां चोरी हो जाती है, ओके, या कोई ऐसी एंटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो चोरी हो जाती हैं, यू नो, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया, ठीक है, टू रिड्यूस स्मगलिंग एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी स्टोलन वर्क्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, सही। तो ये आपको ब्लाइंड एंड लो विजन कम्युनिटीज से रिलेटेड ये नहीं है। सिर्फ दूसरी चीज, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है आपको इंटरपोल के द्वारा, ठीक है, इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है, एंड इट इज नॉट डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो इंटरपोल के द्वारा ये इसको डेवलप किया गया है। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड एप्पल, दीज आर द बेसिक। तो बेसिकली आपको ये दो चीज याद रखनी है, ये किस लिए है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। आगे बढ़िए। Internal researchers have developed a new method to extract metals directly from the parent ore, ठीक है। If this is a ore और यहां से मेटल को निकालना है, तो डायरेक्टली इस ओर से मेटल को निकालने के लिए एक मेथड का यहां पर यूज किया गया। इस मेथड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स आर ड्रिल्ड इनटू एन ओर बॉडी, इसमें इलेक्ट्रोड एक ड्रिल किया जाएगा और इसमें फिर एक इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाएगा, ओके, एंड देन द इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल आयंस, तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई होगा, तो इस ओर में जो भी मेटल्स होंगे उनके आयंस को ये चार्ज करेगा, वो एक्साइटेड होंगे, वो मूवमेंट करने लगेंगे, ओके, एंड देन वो मेटल्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो बाहर निकाल लिया जाएगा। समझ में आया? ये ओर है, इसमें इलेक्ट्रोड को ड्रिल किया जाएगा, इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा कि इस ओर में जो भी मेटल होगा उस मेटल को ये एक्साइट करेगा, उसके आयंस एक्साइटेड होंगे, मूवमेंट करना चाहेंगे और फिर इस ओर से उस मेटल्स को बाहर निकाल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, ओके। व्हाट इज दिस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, one of the most important question for your prelims in upcoming prelims, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमजी गायकवाड़ कमीशन, ये तो आपको पता होगा। एमजी गायकवाड़ कमीशन जब महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं, या फिर कितना दिया जाए, तो वो जो कमेटी बनी थी
thesis or commission, that is the MG गायकवाड़ कमीशन। और MG गायकवाड़ कमीशन ने कहा था कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, बट वो मामला गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो 50% का जो कैप था वो उसको वोलेट करता था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि it is existing the quota limit and that is the excess of 50%, that's why this is the unconstitutional reservation। ठीक है, that is the unconstitutional reservation। तो ये MG गायकवाड़ कमीशन किसके लिए था? रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी। बाकी है यहाँ पर बैकग्राउंड, थोड़ा घर पे आराम से पढ़ लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू 102 अमेंडमेंट, अब ये आपको पता है थोड़ा पुराना हो गया है, करीब 1.5 साल का हो गया है न्यूज। ओके, a new article inserted 338B in the constitution which provides for the national commission for background classes। ठीक है, तो नेक्स्ट बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा बाय आर्टिकल 338B। ओके, इट इंसर्टेड Article 340A, which empowers the president to notify the list of socially and educationally backward class of the state on union territory। ये दोनों सही है, ऑप्शन बी इज द राइट। अब देखिए यहाँ पर एक और केस था, ये जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कम्युनिटी है, these are the socially and economically backward class, that's why we are providing a reservation this Maratha community। ठीक है, तो क्या सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है? नहीं दे सकती। क्यों? यहाँ देखिए 108 अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया आर्टिकल 348 के अंदर कि जो सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का, उसको रिजर्वेशन देने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को, नॉट टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार तो है ही नहीं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस तरीके से भी उनको रिजर्वेशन इस क्लास के अंडर में, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के अंडर में नहीं दे सकते। समझ रहे? तो दो चीजें वहां पर वायलेट हो रही थी, एक तो कोटा 50% वाला, और एक ये दूसरा चीज आर्टिकल 342A। ठीक है, अगेन इसको थोड़ा घर पे पढ़िए, सेल्फ इमेज में थोड़ा जरूरी है। नेक्स्ट, रफ प्लैनेट, वेरी कॉमन। ठीक है, रफ प्लैनेट इज अ प्लैनेट दैट डज नॉट ऑर्बिट स्टार। ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट जो किसी स्टार को ऑर्बिट नहीं करता। ठीक है, इसको इंटरस्टेलर भी कहते हैं, नोमैड, फ्री फ्लोटिंग, अनबाउंड, ऑर्फन, वॉन्डरिंग, स्टारलेस, सनलेस प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, आपको OTS 44 जो कि जुपिटर से 11 गुना बड़ा है, ये पहला रफ प्लैनेट था जो डिस्कवर किया गया था, और जो कि आपको यहाँ से 554 लाइट ईयर्स दूर। नाम याद रखिएगा, OTS 44, it was the first rough planet which was discovered, which is 11 times than Jupiter mass and it is 554 light years away। इनकरेक्ट बताना है with respect to lumpy skin disease, with respect to lumpy skin disease। तो सीधा हम डिस्क्रिप्शन पे पहुंचते हैं यहां से। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज होता क्या है? यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई हैं, इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि लंपी स्किन डिजीज क्या होता है। एक्चुअली इन्फेक्शन होता है ऑफ कैटल एंड वाटर बुफेलो। ठीक है, इन्फेक्शन है जो कि जनरली आपको कैटल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, सो द ऑप्शन इज 1 is right, is spreads through mosquito, flies, ticks and also through the slimy and contaminated water and food। ये ट्रांसमिट इस तरीके से होता है, दोनों सही है। इनकरेक्ट बताना था, दैट्स वाई आपका ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें और लिखी गई हैं, दीज आर नॉट द एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें याद रखना है कि ये होता है क्या है, इन्फेक्शन ऑफ कैटल एंड वाटर वी फॉलो, ये से रिलेटेड डिजीज है। ओके, इसमें नोडल्स बनते हैं, नोडल्स जैसे गांठें शरीर में बनती है वैसा ये बनता है।
ये किस तरीके से इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। एफएओ के अकॉर्डिंग जो मोर्टालिटी रेट है वो 10% से कम है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें आपको याद रखनी होती है। ये इस तरीके की जो चीजें होती है या फिर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये उतना डीप जाके नहीं पूछे जाते, वो बेसिक पूछते हैं। लेकिन अब आप चूंकि छोटे छोटे चीजों को कवर नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ अलग चीज पूछी गई है। चलिए, फोम पाथ। अब ये फोम पाथ होता क्या है, एक चीज मैं बताऊं कि जब कोई भी एयरलाइंस यानी कि जो हवाई जहाज होती है, जब उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने होती है, जैसे मौसम खराब हो गया हो या फिर एयरलाइन में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो जब इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है तो एक्चुअली क्या होता है, उस समय रनवे पर स्किड होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो रनवे रनवे पर जब स्किड होगा तो उसमें आग भी लग सकती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक फोम होता है जो उस रनवे पर बिछाया जाता है। ठीक है, तो अब उस फोम को जब बिछा दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि स्किड नहीं करेगी, स्किड करेगी, लेकिन आग लगने का जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, दैट इज द फोम पाथ। It is an aviation safety practice of spreading a layer of fire suppression foam on an airport runway prior to an emergency landing. ठीक है, this is the right option. Directorate General of Aviation, Civil Aviation roughly recommends forming the runway in its airport services manual. ऐसा कुछ नहीं है, हमारे डीजीसीए ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा किया जाता है। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि आग ना लगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि फोम पाथ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। अगेन यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है, दीज आर ओनली सम इंपॉर्टेंट थिंग्स और जनरल थिंग्स है ये कि किसने क्या कहा, अदरवाइज और कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है कि जो आपको याद आ। यूपीएससी में टेक्निकल नहीं पूछता, यूपीएससी आपको कंसेप्ट पूछता है ज्योग्राफी पॉलिटी सब चीजों में। इस सब में करंट अफेयर्स में जो यूपीएससी नहीं पूछता ये सब, लेकिन बेसिक चीजें भी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉड बाल्क एक्सपेरिमेंट। ब्रॉड बाल्क ब्रॉड बाल्क experiment is aimed to study the optimum nutrition requirement to improve the crop yield। ठीक है, बेसिकली क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है, इसके लिए ब्रॉड बाल्क एक्सपेरिमेंट लाया गया। इट टेस्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल फर्टिलिटी। इसमें क्या है कि सॉइल्स में जो भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उनको टेस्ट करना, उनके इफेक्ट को टेस्ट करना कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ये सारा काम। एंड द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट स्टेट्स दैट इफेक्ट ऑफ सॉइल बोर्न पेस्ट एंड डिजीज आर मिनिमाइज्ड इन द केस द फील्ड गेट्स अ 2 ईयर ब्रेक। जैसे हम अपने यहाँ कहते हैं परती छोड़ना, परती छोड़ने का मतलब होता है खेत को 1-2 साल तक आप छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इट बिलीव्स दैट कि अगर हम उसको छोड़ देंगे कुछ समय तक उसमें खेती नहीं करेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो रिसाइकल हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी कहा गया कि अगर आप करीब 2 ईयर का ब्रेक दे दें, उसमें कोई एग्रीकल्चर ना करें, तो जो जो भी सॉइल बॉर्न पेस्ट या डिजीज होती है उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली द ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उनको भी इसमें सही बनाया गया। तो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो है आपकी ये सही है। सो डी जो होगा आपका सही। दहला डैम कहाँ पर बनाया गया ये बताना है। ठीक है, दहला डैम इज द अरगान दाब डैम अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। दहला डैम जो कि अरगान डैम, अरगान दाब डैम जो कि शाही वाली कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधार प्रोविंस इन अफगानिस्तान, यह वहां पर 1952 को बनाया गया था, जहां पर कंधार में कंधार को इरिगेशन के लिए साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की भी वहां पर जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरी इसके द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डैम्स की बातें की गई यहाँ पे। तालबेला डैम जो कि पाकिस्तान में बनाया गया। ओके, पकल डैम जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। बरूशादर रिवर जो कि चिनाब की ये ट्रिब्यूटरी है इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया वाले जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितना टाइम हो गया, कितना बड़ा हो गया, कुछ आइडिया? 1 घंटे 3 मिनट हो गए। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थाने क्रिक? थाने क्रिक एक्चुअली में क्या है कि ये मुंबई के पास में पाया जाता है। क्रिक एक्चुअली एक छोटा सा एरिया होता है जो दो जगहों को अलग करता है। यहाँ पर एक आपको सेंचुरी भी मिलती है, दिस इज द फ्लैमिंगो सेंचुरी। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। थाने क्रिक हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द सिस्मिक फॉल्ट्स लेइंग बिलो इट व्हिच रन्स फ्रॉम उरान टू थाने। महाराष्ट्र में उरान से थाने तक ये थाने क्रिक पाया जाता है, जहां पर एक फ्लेमिंगो सेंचुरी पाई जाती है थाने क्रिक में, विच इज सराउंडिंग एरिया आर डिक्लेयर एज इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन वो एरिया होते हैं जहां पर जो कोर एरिया होता है वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बैन होती है, मैनी एक्टिविटीज बैन होती है। इवन अथॉरिटीज उसके पेरीफेरी में भी एक्टिविटीज को बैन कर सकती है। तो क्रिक मामले में ये दोनों आपका सही है, सी इज द राइट आंसर। अगेन थाने क्रिक एंड इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? बेसिकली इको सेंसिटिव जोन आर 10 किलोमीटर एरियाज विद इन द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बैन हो सकती है। ओके, एंड इट इज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बाद थाने क्रिक, जैसे कि उड़ान से ये थाने तक का एक एरिया है, एक स्ट्रेच है, ओके, जहां पर फ्लेमिंगो सेंचुरी आपकी पाई जाती है। फ्लेमिंगो एक बर्ड भी उसके लिए यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड किया गया है, एंड दिस फ्लेमिंगो सेंचुरी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, और स्थानिक क्रिक यानी कि फ्लेमिंगो सेंचुरी के आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन के तौर पर भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने नोटिफाई किया हुआ। तो दोनों चीजें याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। बताना है कि आर्किटिक साइंस मिनिस्ट्रियल के अंडर में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग रिसर्च एंड कोऑपरेशन इन आर्कटिक रीजन। बिल्कुल, आर्कटिक नाम ही है तो आर्कटिक रीजन के लिए ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द थर्ड मीटिंग jointly organized by Japan and India and the first ministerial meeting being held in Asia। ये तो सही है, आधा पार्ट आपका सही है, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन इंडिया इन एशिया, ओके, बट इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड विद जापान विद इंडिया। इंडिया के साथ इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ठीक है, ये जापान के साथ ऑर्गेनाइज किया। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग इन एशिया। तो इसका इंडिया वाले जो सेक्शन है ना, ये गड़बड़ करते हैं, इससे दो जहां भी होगा वो गलत हो जाएगा। ओनली बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगेन इसके बाद पढ़ना है कि ये जो थर्ड मीटिंग है ये आइसलैंड और जापान के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो कि एशिया में इसका हुआ है। ठीक है, थीम क्या है? नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। ठीक है, पहला मीटिंग कहाँ पर हुआ था? यूएसए में, दूसरा कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में, और तीसरा जापान में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक काउंसिल, चलिए वही काउंसिल है जो ये मीटिंग वगैरह करती है आर्कटिक रीजन्स में। तो आपको बताना है कि इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रोमोटिंग द कोऑपरेशन अमंग द आर्कटिक स्टेट्स ऑन कॉमन आर्कटिक इश्यूज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स मिलिट्री सिक्योरिटी। बिल्कुल, दिस इज द आर्कटिक काउंसिल जिसमें मिलिट्रीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, मिलिट्री एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा बाकी चीजों पर बातें की जाती हैं। ऑप्शन 1 इज राइट। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल इन 2013। क्यों भाई, इंडिया ऐसा इतना क्या हो गया कि केवल इंडिया को ही ऑब्जर्व स्टेटस मिलेगा? ऐसा कुछ है नहीं। द चेयरमैनशिप ऑफ आर्कटिक काउंसिल रोटेट्स एवरी 2 years अमंग द आर्कटिक स्टेट्स ओनली। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही है। आर्कटिक स्टेट्स कौन कौन से हैं जो इस काउंसिल में आते हैं? ये है आपको स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ओके, एंड किंगडम ऑफ डेनमार्क। यानी कि जो आर्कटिक सर्कल है आपका, आर्कटिक सर्कल में जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, बट नॉन आर्कटिक स्टेट्स भी इसके आपको ऑब्जर्वर स्टेटस उनको मिल सकता है। तो इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस 2013 से मिला हुआ है, लेकिन इसके अलावा 12
और कंट्रीज हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था, केवल इंडिया नहीं। ठीक है, हर 2 साल पर ये आर्कटिक स्टेट्स के बीच में ये इनका चेयरमैनशिप जो होता है वो रोटेट होता है। ठीक है, और इसका मैंडेट, it is according to Ottawa Declaration and explicitly excludes military security. मिलिट्री चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। 2DG, 2-deoxy-D-glucose, sometimes seen in news recently, consider the following statements. It is an anti-COVID drug developed by the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. ठीक है, the drug comes in powder in sachet which is taken orally by dissolving it in water. दूसरा तो सही है, ये सैसे में आता है, पॉकेट के फॉर्म में आता है, जिसको ओरली पानी में घोल के आप उसको मिला के पी सकते हैं। बट इट इज डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, इट इज नॉट बाय द CCRS। ओके, एंड दिस INMS इज एक्चुअली द लेबोरेटरी ऑफ DRDO। ठीक है, जिसको डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। तो ये जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हुआ करते थे जिनके ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, तो उसके ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ये आपको 2DG ये सैशे लाया गया था, पैकेट के फॉर्म में होता था, जिसे आप पानी में घोल के पिला सकते हैं। तो फिर इससे आराम मिलता था और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और ऑक्सीजन की कमी जो होगी वो दूर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है इनकरेक्ट रिगार्डिंग गोपाल कृष्ण गोखले। इनकरेक्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में इनकरेक्ट क्या है? प्लस मेंटर ऑफ बोथ महात्मा गांधी महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे की मेंटर नहीं, तो ओनली पर महात्मा गांधी, बाकी सब सही है। ठीक है, देखिएगा बाकी सब सही गलत है, महादेव गोविंद रानडे बोलेंगे सर, बाकी सब सॉरी बाकी सब सही है। नॉर्मल क्वेश्चन था। Hagipiki is a tribal community inhabited in which of the following states? Okay. And this is the Karnataka and the area of Nilgiri Hills. Nilgiri Hills के आसपास में ये आपको मिलती हैं। These are literally Hagipiki tribes जो होते हैं means bird hunters in Canada. Sorry, Kannada. It's not Canada. It is Kannada. ठीक है, तो आसपास के एरिया में बर्ड हंटर्स होते हैं, नोमैटिक ट्राइब्स हैं ये, हंटर गैदरर्स। ओके, 1970s में इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत जो लॉ पास किया गया था, तो फिर इनको रिहेबिलिटेट किया गया था अर्बन एरियाज ऑफ कर्नाटका। तो ये हाकी-पिकी ट्राइब्स जनरली बिलोंग्स फ्रॉम कर्नाटका, बर्ड हंटर्स ऑफ कन्नड़ा रीजन। इतना आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। अभी हमने पहले जब चाइना को देखा था कि चाइना अपने यहाँ एक मिशन लॉन्च कर रहा है अपने क्रूज को परमानेंट स्टेशन पर, परमानेंट स्पेस स्टेशन पर रखने के लिए। दैट रॉकेट वाज लॉन्च बाय लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, इसके द्वारा ही उसको लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली इट्स नॉट द रॉस्कोस ओके ऑफ रशिया, बट इट इज बाय द चाइना। तो ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग इज, ठीक है, एंड इट इज लॉन्च्ड व्हीकल ड्यू टू एक्सक्लूसिवली नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपेलेंट। ये आपका सही जवाब है, ये सही है। ठीक है, दिस इज यूज एक्सक्लूसिवली नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपेलेंट्स। यहाँ पर कुछ इस लॉन्ग रॉकेट के बारे में भी बताया गया है एंड कुछ इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है जो कि प्रोपेलेंट के तौर पर यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अगेन इसको जाके थोड़ा सा घर पे आराम से पढ़िएगा या पॉज करके यहाँ पर भी वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग यानी कि जो कंट्रीज होती हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, इट शोज द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद लेंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री सिंस इट अप्लाई टू ऑल बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। सही, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो उसकी रेटिंग जो कहलाती है वो सोवरेन रेटिंग होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इशू कर रही है। It consider various factors such as political environment, economic status and credit worthiness to the send appropriate credit rating। बिल्कुल सही नॉर्मल चीज है, इनका किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ग्लोबल मीथेन असेसमेंट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट को लॉन्च किया गया था बाय क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिजन विद एनईईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन यहाँ पर कुछ इनके रिकमेंडेशंस वगैरह हैं। अगेन रिकमेंडेशंस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, दिमाग में आपके रहना चाहिए। एंड आफ्टर दैट मिथेन के बारे में यहाँ पर कुछ पढ़ लीजिएगा कि मिथेन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, देखिए हमने इतना कंटेंट आपको इसमें दे रखा है ना कि इधर उधर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? लेकिन यही है कि आपको इधर से दौड़ना नहीं है। चलिए, रिव्यू अथॉरिटी, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.2 ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। दिस इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्यों होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि बेसिकली ये कुछ कुछ टाइप पर इस रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी को बनाती है, इसलिए कि जो कंप्लायंस बर्डन होती है रेगुलेटेड अथॉरिटी की, कंप्लायंस बर्डन यानी कि किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए उन्हें जो एफर्ट लगाना पड़ता है, दिस इज द कंप्लायंस। अगर वो ज्यादा है तो दैट मीन्स द बर्डन। ओके, तो the regulators or circulars reporting system based on the feedback from the public bank financial institutions। तो इन इंस्टीट्यूशंस के जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, तो उनके फीडबैक के तौर पर इस अथॉरिटी को लाया जाता है। तो बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला चीज कि हाँ ये इस तरीके कुछ अथॉरिटी है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्यों लाया जाता है? ठीक है, क्यों लाया जाता है? फोकस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी instruction, reducing compliance burden of the regulated entities by simplifying procedure, reducing reporting requirements and wherever possible। बस हो गया। और इसके बाद चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। अब इसको बताना है आपको कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के तौर पर कौन सा सही है। सीधा हम लोग डिस्क्रिप्शन पे पहुंचते हैं। ठीक है, now it uses a common treatment for acute pain and rheumatological disease such as the rheumatoid, okay, arthritis and osteoarthritis and osteoarthritis। osteoarthritis यानी कि जो बोन्स होती है, हड्डियां, ये उनकी बीमारी होती है। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन बॉडी केमिकल्स दैट कॉज इन्फ्लेशन। ये दोनों आपका सही है। और कोविड-19 के समय पर इसका यूज नहीं किया जा सकता, किया जा रहा था, मतलब हायर डेथ रेट उनका नहीं था। इट विल लीड टू हायर रेट्स ऑफ डेथ और सीवियर डिजीज इन पेशेंट हु आर हॉस्पिटलाइज्ड विद कोविड-19, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें भी ये आपका सीधा इसमें लिखा गया है कि does not lead to higher rate of death or severe disease in patients who are hospitalized with COVID-19। तो बेसिकली अगेन आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है एग्जैक्टली ये होता क्या है इस बीमारी में, सिम्टम्स क्या क्या है। बेसिकली दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, बाकी तो बायोलॉजी पूरी याद नहीं रखनी इसकी। ठीक है, तो अगेन इसको थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इसको रिगरसली फॉलो करें। अगर आप मिस करते हैं तो फिर नुकसान होगा। तो फिर वही होता है ना कि हर साल बढ़ता जाएगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ